प्रीवियस लेक्चर में वी वर डिस्कसिंग अबाउट फाइनेंशियल रिस्क। रिस्क में हमने एक जनरल टर्म्स यूज किए थे कि प्योर रिस्क होता है और दूसरा स्पेक्युलेटिव रिस्क होता है। इसके थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स कुछ अलग हैं जिनको हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम आए थे कि एक आता है फॉरेन करेंसी एक्सचेंज रेट रिस्क, कि जब कंपनी कोई पेमेंट करने वाली है, इंपोर्ट करवाए हैं गुड्स अलग डेट पे, एंजॉयिंग द क्रेडिट पीरियड, जो पेमेंट करनी है फॉरेन करेंसी में वो उस ट्रांजैक्शन से 3, 4, 5, 6 महीने बाद। डर इस बात का हुआ कि अगर इस दौरानिए में जो क्रेडिट पीरियड का टाइम है उसमें हमारी लोकल करेंसी अगर डीवैल्यू हो जाती है तो पेमेंट के टाइम पे हमें सिग्निफिकेंट लॉस हो सकता है। और अगर हम एक्सपोर्टर हैं तो गुड्स डिस्पैच किए हैं, इनवॉइस किया है किसी अलग टाइम पे और कस्टमर को हमने अलाउ कर दिया है क्रेडिट पीरियड। जब कस्टमर हमें फॉरेन करेंसी में पैसे भेजेगा, अमाउंट भेजेगा, और अगर मीनवाइल हमारी करेंसी स्ट्रेंथन हो गई तो हमें सिग्निफिकेंट लॉस हो सकता है। इंटरेस्ट रेट्स के हवाले से भी हमने बात डिस्कस की थी कि जब हमने कैश बजट बनाया और मुझे पता चला कि मुझे कुछ टाइम के लिए लोन चाहिए होगा, आज नहीं चाहिए, महीने 2 के बाद लोन चाहिए होगा, और डर इस बात का है कि जब मैं लोन लेने जाऊंगा तो तब इंटरेस्ट रेट्स हाई ना हो जाए। एंड इफ आई एम एक्सपेक्टिंग अ सरप्लस कि 2-4 महीने के बाद मेरे पास इतना अमाउंट मौजूद होगा कि मैं इन्वेस्ट कर दूंगा उसको, लेकिन डर इस बात का है कि तब के इंटरेस्ट रेट्स नीचे ना आए। अभी हम बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ फॉरेन करेंसी एक्सचेंज रेट। मसला तो समझ में आ गया कि ये एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएट करते हैं और हमने इसके रीजंस भी पढ़ लिए थे कि इसकी फ्लक्चुएट करने में एक रीजन होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, दूसरा हमने कौन सा पढ़ा था, परचेसिंग पावर पैरिटी थ्योरी, और तीसरा हमने रीजन पढ़ा था इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरी। लेकिन द रिस्क स्टिल रिमेन्स अ रिस्क। आप चाहे कितने भी अपने अंदाजे लगा लें, कितनी भी थ्योरीज डिवाइस करने के, जब इन्फ्लेशन इतनी होगी तो एक्सचेंज रेट इतना होगा, लेकिन रियल लाइफ में ये बहुत सारी चीजें काम नहीं करती। मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर मैं इन थ्योरीज को अंडर कंसिडरेशन रख के प्रेडिक्ट कर सकता हूं, अंदाजा लगा सकता हूं कि 4 महीने के बाद एक्सचेंज रेट क्या होगा, तो मेरे तो रिस्क खत्म हो जाएगा। क्योंकि रिस्क का मकसद क्या है, डाउट है, पता नहीं फ्यूचर में क्या होगा। अगर मैं फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर सकूं तो मेरा मसला हल हो जाएगा, और अगर मैं 100% श्योरिटी या 90% श्योरिटी के साथ भी प्रेडिक्ट कर जाऊं तो भी तो मेरा मसला खत्म हो जाएगा। लेकिन जड़ ये है कि प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहे, और प्रेडिक्ट कर रहे हैं कुछ, हो रहा है कुछ, तो ऐसा नजूमी बनने का फायदा ही है। एक कहानी किसी दौर में मैंने पढ़ी थी, कहते कि वो बादशाह सलामत के दरबार में कोई बंदा हाजिर होता है, फकीर, तो वो बादशाह को कहता है कि मैं नजूमी हूं। बादशाह कहता है नजूमी क्या होता है, और वो बताता है कि मैं फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर सकता हूं, मैं बता सकता हूं कि कल क्या होगा। बादशाह ने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता, कभी ऐसा भी कोई इल्म हुआ कि कल का आज बता दे, तुम निकल जाओ और बस जो भी नजराना मैं तुम्हें दे रहा हूं।
तो उसने कहा ठीक है, मैं जा रहा हूं आपके दरबार से, लेकिन ये मैं पेशन गोई करके जा रहा हूं कि कल आपके दरबार में जो झूमर लगा हुआ है ये सुबह के 12 बजे गिरेगा। तो बादशाह ने कहा यार ऐसी बात है तो एक काम करो, कल आधा घंटा पहले आ जाओ, हम दोनों बैठते हैं, देखते हैं तुम्हारी पेशन गोई सही होती है नहीं होती। ऐसा ही होता है, 11:30 बजे वो हाजिर हो जाता है। ये बादशाह सलामत बैठे हुए हैं, फकीर और नजूम के साथ बैठे हुए हैं और अब इंतजार कर रहे हैं 12 बजने का, और वाकई में 12 बजते हैं और दरबार के बीच में लगा हुआ झूमर टूटता है और नीचे गिर जाता है। जैसे ही नीचे गिरता है पूरे दरबार में भगदड़ मच जाती है, कोई किधर को भाग रहा है, कोई बच्चों को देख रहा है, कोई बादशाह को देख रहा है कि किसी को नुकसान तो नहीं हुआ। बादशाह एकदम से सरप्राइज्ड कि क्या हुआ, इसने तो कल बोल दी थी ये चीज। अब इससे अगला सवाल करता है कि क्या मैं इस झूमर को गिरने से रोक सकता था? तो उसने कहा नहीं, रोक नहीं सकते थे, मैं सिर्फ ये बता सकता हूं कि क्या होने वाला है, लेकिन जो होने वाला है उसको तुम रोक नहीं सकते। बादशाह ने पूछा फिर तुम्हारे इस इल्म का फायदा क्या हो? अगर मुझे पता चल भी जाए कि कोई हादसा होने वाला है और मैं उस हादसे को रोक भी ना सकूं तो मैं तो इल्म का कोई फायदा नहीं। तो उसने कहा ये बात आपकी दुरुस्त है बादशाह साहब, लेकिन एक बात जरूर देखें कि जब झूमर गिरा तो दरबार में बाकी लोगों की सूरत हाल क्या थी? पैनिक में थे, भाग रहे थे, कोई चिल्ला रहा है, कोई रो रहा है, कोई चीख रहा है, कोई किसी को ढूंढ रहा है। बोला और आप और मैं, हम बैठे थे एक जगह पे। बोला क्यों? क्योंकि हमें पता था कि गिरने वाला है। अगर एक्सचेंज रेट्स श्योरिटी के साथ प्रिडिक्ट कर लिए जाए तो हम सुकून में बैठे होंगे, क्योंकि मुझे तो पता था कि डिवैल्यूएशन होने वाली है। तो मैं आज अच्छा रोक तो नहीं सकता, डिवैल्यूएशन तो हो सकती है। मिसाल कल एक रिपोर्ट आ रही थी कि कुछ कंपनीज ने पाकिस्तान को अप्रोच किया है, कुछ कंट्रीज ने इनफैक्ट पाकिस्तान को अप्रोच किया है कि वो उससे JF-17 थंडर लेना चाह रहे हैं। कह रहे हैं कि आपने रफेल गिरा दिया, ये टेक्नोलॉजी तो हमारे पास भी होना चाहिए कि कल को कोई अगर मुल्क हमारे ऊपर अटैक करता है तो पाकिस्तान की तरह हम भी 6-0 वाला गेम खेलेंगे। तो कल एक बयान ये आया कि अगर ये ऑर्डर हमें मिल जाता है ना तो एक्सचेंज रेट 250 पे आ सकता है। जो अभी डॉलर 280 का है, जनवरी 2026 की बात हम कर रहे हैं, ये 250 पे भी आ सकता है। लेकिन अगर ये प्रिडिक्ट हो जाए, होने वाला तो होगा, तो एक्सपोर्टर तो फिलहाल डर जाएगा कि 250 वाली बातें कर रहे हो, हमारा क्या होगा? अगर हमें फॉरेन कस्टमर डॉलर्स में पेमेंट करता है, मैं उसको बेचूंगा 250 मिलेगा, मुझे तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। लेकिन हम आज ही बंदोबस्त करके रख लेंगे। खैर, प्रिडिक्शन नहीं हो सकती, जो चीज होनी है वो होनी है। अब हम इसका क्या करें? हम इसकी मैनेजमेंट करते हैं। तो हमारा अब टॉपिक क्या है? फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट। मैं आपको कुछ सॉल्यूशंस बता देता हूं। हर बैंक एक हमें ऑफर करता है स्पॉट। स्पॉट का मकसद क्या है? कि अगर अभी एट दिस वेरी मोमेंट आपको यूरोस चाहिए, दिरहम्स चाहिए, पाउंड्स चाहिए, डॉलर्स चाहिए, हुक्म दो, मैं दे रहा हूं। आप मुझे रुपए दे, मैं आपको फॉरेन करेंसी दे रहा हूं। और अगर आपके पास है फॉरेन करेंसी, मुझे देना चाहते हो, मैं आपको अभी PKR में कन्वर्ट कर देता हूं। तो स्पॉट मतलब वो रेट जो बैंक हमें ऑफर कर रहा है फॉर इमीडिएट सेटलमेंट। इसमें दो रेट्स होते हैं, एक बाइंग रेट, एक सेलिंग रेट। एंड वी नो कि हम किस नजर से देखेंगे। तो बाइंग रेट यानी जिस पे बैंक
फॉरेन करेंसी बाय कर रहा है, एंड सेलिंग रेट मतलब जिस पे बैंक फॉरेन करेंसी सेल कर रहा है। तो बैंक का बाइंग हमारा सेलिंग हो जाएगा और बैंक का सेलिंग हमारा बाइंग हो जाएगा। दूसरा, बैंक हमें ऑफर करता है फॉरवर्ड रेट। अब हमारा सही टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। व्हाट इज फॉरवर्ड रेट? ये कहलाता है एक डेरिवेटिव। समझाता हूं डेरिवेटिव किसको कहते हैं। इसका नाम ही कहता है कि ये ड्रिवन है, ये डिराइव किए जाते हैं। डेरिवेटिव्स फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिसकी पहली खासियत होती है नो और नेग्लिजिबल इनिशियल इन्वेस्टमेंट। कि जब आप ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में पार्टी बनते हैं, पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं, एग्रीमेंट का हिस्सा बनते हैं, तो वो कसम खाने के टाइम पे आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी या फिर कोई 5-7% नेग्लिजिबल इन्वेस्टमेंट करनी है। तो सौदा होगा अगर करोड़ों रुपए का, आप चंद हजार या 1-8 लाख रुपए देके इस पार्टी का हिस्सा बन जाएगा, इस कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट बन जाएगा। दूसरा, ये जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता है इसको हमेशा कनेक्ट किया जाता है किसी भी अंडरलाइंग एसेट पे, किसी भी अंडरलाइंग एसेट पे। वो अंडरलाइंग एसेट कोई कमोडिटी भी हो सकता है या फिर कोई फाइनेंशियल एसेट भी हो सकता है। यानी या तो इसको डायरेक्ट रिलेशन दिया जाएगा या तो इनवर्स रिलेशन दिया जाएगा विद एनी अंडरलाइंग एसेट। मिसाल के तौर पर मुझे किसी एक कंपनी के शेयर्स बेचने हैं, तो अगर आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में उन शेयर्स की कीमत देखेंगे कि कितने में सेलिंग हो रही है, तो उस रेट को क्या कहा जाएगा? स्पॉट रेट। लेकिन मैं कहता हूं नहीं, मुझे अभी नहीं बेचनी, मुझे ये शेयर्स बेचने हैं 3 महीने के बाद, तो मुझे कौन सा रेट दिया जाएगा? फॉरवर्ड रेट दिया जाएगा। मिसाल के तौर पे वो शेयर आज मार्केट में चल रहा है 65 का, और मुझे वो शेयर्स बेचने हैं 3 महीने बाद, तो फॉरवर्ड रेट मुझे मिल रहा है 70 का, कि 3 महीने बाद यही शेयर्स 70 में बेच सकते हैं। और मैं उस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो गया, मैंने कहा डन करो, आप मेरे साथ वादा करो, एग्रीमेंट करो कि आप मुझसे 40,000 शेयर्स खरीदेंगे 3 महीने बाद 70 रुपए। यानी मैं 3 महीने बाद 40,000 शेयर्स 70 रुपए में बेचूं। आज कितने पैसे मिलेंगे मुझे? आज कुछ नहीं। और मैं वादा कर चुका हूं कि वो शेयर कितने में बेचूंगा? 70 में बेचूंगा। अगर 1-8 महीने के अंदर ही उस शेयर की कीमत 76 पे जा चुकी है, कौन सी प्राइस? स्पॉट। जो 65 थी वो 1-8 महीने में ही 76 हो गई। तो मैंने जो डेरिवेटिव लिया हुआ है 70 रुपए में बेचने वाला, उस पर मुझे फायदा होगा या नुकसान होगा?
नुकसान होगा, क्योंकि आई हैव प्रॉमिस टू सेल द शेयर्स एट 70, जबकि मार्केट में वो शेयर कितने का हो गया 76। तो शेयर की प्राइस बढ़ने से डेरिवेटिव पे लॉस है, इसको क्या कहा जाएगा, इन्वर्सलेशन। ठीक, और अगर मुझे ये शेयर्स बाय करने हैं, आज मार्केट से शेयर खरीदा तो 65 का मिल रहा था, लेकिन मैंने एग्रीमेंट कर लिया कि 70 में 40,000 शेयर्स 3 महीने के बाद खरीदूंगा, लेकिन वो शेयर एक आध महीने में ही 76 पे पहुंच गया, मुझे फायदा होगा नुकसान? अब मुझे फायदा होगा कि वो चीज जो मार्केट में 76 की है, मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट है कि मैं उसको 70 में खरीद सकता हूं, मुझे 6 रुपए पर शेयर का फायदा है। यू शेयर की प्राइस अप या डाउन होने पर डेरिवेटिव की प्राइस अप या डाउन या अप होगी, तो ये हमेशा डिपेंडेंट होगा किसी कमोडिटी भी हो सकती है। मिसाल गोल्ड की कीमत पे भी हम डेरिवेटिव बना सकते हैं, कॉटन की कीमत पे भी हम डेरिवेटिव बना सकते हैं, क्रूड ऑयल, सिल्वर वगैरह, और फाइनेंशियल एसेट भी हो सकता है, किसी कंपनी के शेयर्स हैं, किसी कंपनी के बॉन्ड्स हैं, कोई फॉरेन करेंसी है, कोई बिटकॉइन है, किसी फाइनेंशियल एसेट पे भी बनाया जा सकता है और किसी कमोडिटी पे भी बनाया जा सकता है। हाँ, एसेट्स ऐसे होंगे जो ओपन मार्केट में ट्रेड करते हैं, जो एक्टिवली ट्रेड करते हैं और उसकी वैल्यू फ्लक्चुएट कर सकती है। तीसरा, और ये पेरिशेबल होते हैं। पेरिशेबल का मकसद क्या होता है, जल्दी खत्म हो जाने वाले, इनकी एक्सपायरी होती है। अब आप उसको एक डेट डिसाइड कर लोगे, 3 महीने का, 1 महीने का, 45 दिन का, 6 महीने का, मैक्सिमम ये नॉर्मली कहां तक जाता है? तो आपको अगर गोल्ड खरीदना या बेचना है, सिल्वर खरीदना या बेचना है, क्रिप्टो खरीदनी या बेचनी है, किसी कंपनी के शेयर्स हैं, यूरोज हैं, दिरहम्स हैं, दिनार्स हैं, कॉटन है, क्रूड ऑयल है, आप मेरे साथ मुआहदा कर लेंगे टू बाय और सेल एन अंडरलाइंग एसेट एट अ फ्यूचर डेट एट अ फिक्स प्राइस। ठीक है, ये डेरिवेटिव की 3 खासियत होती है। फॉरवर्ड रेट, थोड़ा इस बात को समझेंगे। This is a contract, और कॉन्ट्रैक्ट मतलब बाइंडिंग। किस चीज का कॉन्ट्रैक्ट है? टू बाय और सेल स्पेसिफिक क्वांटिटी। तो कितने ग्राम्स, कितने तोला, कितने नंबर ऑफ शेयर्स, कितने डॉलर्स, कितने बैरल्स आपने खरीदने या बेचने। सो अ बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट टू बाय और सेल अ स्पेसिफाइड क्वांटिटी of an underlying asset at predetermined price at a predetermined date। ठीक है, एग्जाम्पल, जनवरी में मैंने ब्रिटिश सप्लायर से कोई चीज इंपोर्ट करवाई, ठीक है, कोई सॉफ्टवेयर खरीद लिया,
और उसने मुझे इनवॉइस भेजा है 50,000 पाउंड्स का, और मुझे टाइम दिया है 3 महीने। जनवरी छोड़ो, फरवरी छोड़ो, मार्च छोड़ो, अप्रैल की एक टाइम है, मिसाल 5 तारीख पे, आई एम लायबल टू पे माई सप्लायर, द ब्रिटिश सप्लायर, 50,000 पाउंड्स एट 5th अप्रैल। ठीक है। अब अगर मैं किसी बैंक के पास जाता हूं कि मुझे 50,000 पाउंड चाहिए, आ जाओ पैसे ले आओ, तो स्पॉट में वो मुझे 2 रेट्स देगा, मिसाल 381 एंड 383। 381 रुपए में वो आपसे पाउंड खरीदेगा और 383 में वो आपको पाउंड देगा। तो आपको पाउंड चाहिए कि आप मुझे देने वाले हो? आपको चाहिए, क्योंकि आपने सप्लायर को देने। तो आपने कहा यार 383 ठीक है, समझ में आ गया, लेकिन मेरे पास तो पैसे नहीं, और आज मुझे थोड़ी चाहिए पाउंड्स, मुझे तो पाउंड्स आज से 3 महीने बाद चाहिए। मैं आपको कहता हूं फिर ठीक है, अभी भी 3 महीने के बाद आइएगा। कहते नहीं, मुझे इस बात का डर लग रहा है कि अगर 3 महीने में पीकेआर डेप्रिशिएट हो गया और ये पाउंड कहीं 380 390 पे चला गया, मर जाऊं। मैं आपको कहता हूं कि चले, मैं आपको एक ऑप्शन दे रहा हूं, आप मेरे साथ अभी एक कॉन्ट्रैक्ट कर लें, और उस मायदे के तहत आप मुझसे फॉरेन करेंसी या तो बाय करेंगे या सेल करेंगे आप, और क्वांटिटी मुझे बता दें कि कितने पाउंड्स आपको चाहिए या आप मुझे देंगे। अंडरलाइंग एसेट कौन सा हुआ? जीबीपी, पाउंड्स, और एक प्राइस हम तय कर लेते हैं आपस में, और एक डेट भी तय कर लेते हैं आपस में। तो मेरी एग्जांपल में मैंने क्या कहा कि हम बाय करेंगे 50,000 पाउंड्स एट, अब उसने आपको फॉरवर्ड रेट में 2 रेट्स दे दिए। मिसाल के तौर पे उसने हमें रेट दिया है 381.25 का एंड 384. ये वाला गेम सेम है, बाइंग एंड सेलिंग। कौन सी तारीख पे? आफ्टर 3 months। बात क्लियर होगी? अब मैंने बैंक से फॉरवर्ड रेट, और ये होता है एफआरए। एफआरए मींस फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट। अब इस कहानी को आगे समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। मैंने कहा कि स्पॉट से तो महंगा मिल रहा है, लेकिन ठीक है, इससे मुझे क्या होगा कि मेरे लिए फिक्स हो जाएगा। रिस्क को खत्म करना मतलब अनसर्टेनिटी को खत्म कर देना। देखिए फॉग है ना, धुंध है, नजर नहीं आ रहा आगे क्या है। मैं सिर्फ इस मसले को हटाना चाहता हूं। फिर आगे खाई है या आगे सोने की खान है, लेकिन मुझे अभी दिख जाए कि है क्या। मैं ये नहीं कह रहा कि अगर बुरी चीज है तो मेरी आंखें बंद रखो, मैं नहीं देखना चाहता इस हकीकत को, नहीं, आई जस्ट वॉन्ट टू फेस। लेकिन जो अंधेरे में चल रहा हूं ना, डाउट में चल रहा हूं ना, एक तरफ नहीं कर रहे हो ना, मार वो चीज नहीं। तो आपकी तरफ से हां है या ना है, मुझे एक तरफ कर दो। अगर ना है तो भी बता दो, मुझे कोई एतराज नहीं है। लेकिन जो पेंडिंग छोड़ा हुआ है ना, जो इस्तेखारे करवाने के आसरे करवा रहे हो ना, बस वो मार रहे हो। तो बात आ गई कि मैंने बैंक को कहा कि अब तुम मुझे फिक्स कर दो। तो बैंक ने कहा चलो ठीक है 384.05। मैं कहा देखो यार, अगर 3 महीने के बाद रेट 390 पे चला गया तो तुम क्यों घबरा रहे हो? मैं हूं ना, मैं 384 रुपए पे आपको दे रहा हूं ना। मैं कहता हूं अभी कितने देने? बोलो ना अभी जुबान देनी है। तो मैंने एग्रीमेंट कर लिया, तो अभी इन्वेस्टमेंट कितनी है? कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, और ये डिपेंडेंट है ऑन एन अंडरलाइंग एसेट। और 3 महीने के बाद
ना ये फॉरवर्ड रहेगा ना उसका नाम, खत्म हो जाएगा। आगे की कहानी एग्जाम्पल लेते हैं कि स्पॉट रेट ऑन 5th अप्रैल 2026 खुलता है 383.30 और 386.65। तो जब अप्रैल आया 5 और अब मेरे लिए लाजिम था कि मैं पीकेआर डिले करता और पाउंड्स लेता और सप्लायर की तरफ भेज देता। तो जब मैंने आंख खोल के देखा तो बाहर मार्केट में पाउंड चल रहा था 386 का। अरे मुझे तो डर था बढ़ जाएगा। तो फिर मुझे याद है, अरे भाई वो फॉरवर्ड जो लिया हुआ था और फॉरवर्ड बाइंडिंग एग्रीमेंट है, तो मैंने पाउंड को कितने में बुक करवाया 384.05, हालांकि हो कितने का गया 386.65। अब रियल इशू, मैं अगर बैंक के पास जाता हूं, मल्टीप्लाई करेगा 50,000 इंटू 384.05, 19,202,500। अगर मैं उसके पास 1,92,00,000 रुपए लेके जाता हूं तो वो ये कहेगा मुझे क्या दे रहे हो? मैं कहूँगा पैसे दे रहा हूं, 1,90,00,000 रुपए लो और मुझे 50,000 पाउंड दो। बोला नहीं नहीं ऐसे थोड़ी होगा। क्या मुकर गए? बोला एक काम करो, आप मार्केट से जाके पाउंड ले आओ। मेरा दिमाग सही है, मार्केट में 386 का चल रहा है, बोला तो 386 का ले आओ। मैं कहा हमने तो 384 पे वादा किया था। बोला हाँ, मैं आपको सिर्फ डिफरेंस भी, फॉरवर्ड कभी भी आपको फिजिकल डिलीवरी नहीं देगा, वो आपको गोल्ड नहीं देगा। तो आपने जब गोल्ड बेचने का मुझसे मुआहदा किया था और उस वक्त रेट था 4.5 लाख रुपए तोला, ठीक है, मैंने आपको 4.5 लाख रुपए तोला पे रेट फिक्स कर दिया। अगर मार्केट में रेट बढ़ गया या गिर गया तो मैं आपसे सिर्फ डिफरेंस डील करूंगा। गोल्ड में आपसे खरीदूंगा नहीं, मुझे नहीं चाहिए गोल्ड, और ना ही मैं गोल्ड आपको दूंगा। सही है? तो एक नोशनल ट्रांजैक्शन है। नोशनल का मकसद हाइपोथेटिक, इमेजिनरी, थ्योरेटिकल। सो दिस इज नॉट अ रियल ट्रांजैक्शन। अब होगा क्या, हम करेंगे एफआरए, सेटलमेंट। वील टेक द डिफरेंस बिटवीन स्पॉट, स्पॉट कितना है 386 पॉइंट माइनस एग्रीमेंट कितने पे था, तो फॉरवर्ड रेट और स्पॉट रेट। सो स्पॉट रेट माइनस फॉरवर्ड रेट, ठीक। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे क्वांटिटी से। कितनी क्वांटिटी एग्री की थी 50,000 GBP। एक लाख 30,000 ये हमें बैंक देगा। ये क्या दे रहे हो, मुझे तो पाउंड चाहिए थे। बोले नहीं, पाउंड तुम जाके मार्केट से लो। अब हम ट्रांजैक्शन को ओवरऑल देखते हैं। हम जाके ओपन मार्केट से पाउंड्स बाय करेंगे। कितने पाउंड्स बाय कर रहे हैं और बैंक सेल कितने में कर रहा है 386.65।
तो मुझे उस एक्सचेंज बैंक को कितने पैसे देने पड़ेंगे? 19,332.5। ठीक। तो 1,93,32,500, जबकि हमारा जो एक्चुअल अमाउंट था वो तो कम होना चाहिए था। तो घबराओ मत, इसमें से आपने कुछ पैसे एफआरए सेटलमेंट पे लिए थे, उस बैंक ने आपको कितने पैसे दिए? 1,30,000। माइनस करें तो कितने बने? 19,202.5। यानी मुझे जो नेट पेमेंट करनी पड़ी वो 1,92,02,500। इसको डिवाइड करो 50,000 पाउंड से। 384.05। 3 आपको एक पाउंड कितने का पड़ा? 384 पॉइंट। सो रिमेंबर, एफआरए फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट हमेशा नोशनल पे बाय करेगा या सेल करेगा। कभी भी आपको फिजिकल डिलीवरी ऑफ शेयर्स, ऑफ गोल्ड, ऑफ फॉरेन करेंसी ना मिलेगी और ना आप दोगे। एफआरए हमेशा डिफरेंस, जो गेन या लॉस होगा वो से क्लियर है। एग्जाम्पल लेते हैं, अगर इन केस बी स्पॉट रेट ऑन 5th April पांच अप्रैल पे हालात सुधर गए मुल्क के, 375-60 पैसा पे पाउंड मिल रहा है, यानी बैंक इसको बाय कर रहा है, और 377.4 पे हमें मिल रहा है, बैंक इसको सेल कर रहा है। मैंने कहा सही है, सस्ता हो गया, मजे आ रहे। तो किसी ने बोला भाई तुम तो एग्रीमेंट कर चुके हो। मैं कहता हूँ काम करता हूँ, भाग जाता हूँ, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट क्या है? बाइंडिंग है। तो ना सेटलमेंट डेट पे बैंक अपनी बात से मुकर सकता है और ना मैं मैदान छोड़ के भाग सकता हूं। ठीक। अब बैंक मुझे कहता है क्या सारे पैसे मेरे पास नहीं लेके आना, ऐसा ना हो कि पागलों की तरह 1,92,00,000 रुपए मेरे पास लेके आओ, लुट जाओगे, यहां नहीं आना। फिर मुझे तो पाउंड चाहिए, बोले जाके मार्केट से ले आओ। मैं कहा जज़ाकल्लाह सर, यू आर अ नाइस पर्सन। मैं गया मार्केट में, कितने पाउंड चाहिए थे और मार्केट ने कितने में दिए? 377.40 पे। 18,870 जीरो। मजे आ गए यार मुझे। मैंने उस दिन कैलकुलेट किया था तो 1,92,00,000 रुपए बन रहे थे, लेकिन अच्छा हुआ पाउंड नीचे आ गया। जी नवाज शरीफ 1,88,70,000 में काम हो गया। तो बैंक ने कहा मेरे पास से हाजिर लगा दे जाना, तो मैं एफआरए सेटल करूंगा। स्पॉट क्या है? 377.4। एफआरए क्या था? 384.5 और 50,000 3। ये मेरा नुकसान हो गया। तो 18,870,000 ओपन मार्केट को दे के आऊंगा और 355 घर जाने से पहले बैंक को देता हूं। कितना अमाउंट बना? ये 0.5 है क्या पीछे? 355.5 है क्या? 377 minus 0.4 minus 384.5 हम्म। 355 पूरे हैं, ऊपर वाले भी नहीं है। yes
ठीक है, दोनों को प्लस करेंगे 19,225. 25। क्यों इससे चेंज क्यों आ गया? $377.4 मल्टीप्लाई बाय 50,000 18,870. पूरे, Yes. ठीक है, एंड 377.4 माइनस 384.05, अच्छा ठीक है, मेरी तरफ से 05 राइट, 332.5. 332। 0.5. आप दोनों को सम करेंगे, Same. 19,200. अब एक्सचेंज रेट अप्रिशिएट हो जाए चाहे डेप्रिशिएट हो जाए, आपने अमाउंट जो पे करना है वो 19,202,500 ही करना है। बस ये बात याद रखिएगा कि एफआर है जिससे आपने लिया है वो कभी भी आपको फिजिकल डिलीवरी एक्चुअल क्वांटिटी आपसे ना खरीदेगा और ना आपको देगा। शेयर्स में भी यूजुअली ऐसा ही होता है, तो आपको शेयर्स नहीं मिलते, सिर्फ जो डिफरेंस है तो वो स्पॉट या एफआरए जिस दिन आपने एग्री किया था और आज जो रेट है दोनों में जो भी डिफरेंस होगा या आप मुझे पे करोगे या मैं आपको पे करूंगा। क्लियर है? एक हो गए फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स, तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स में हमने एक रेट फिक्स करवा दिया और जब सेटलमेंट डेट आई उस वक्त का स्पॉट रेट और जो फॉरवर्ड में हमने एग्री किया हुआ था दोनों में जो भी डिफरेंस हो गया या बैंक मुझे देगा या बैंक को मैं पे करूंगा। दूसरा ऑप्शन, फॉरवर्ड के अलावा हमारे पास मौजूद है करेंसी फ्यूचर्स, और ये भी फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। एक का नाम है फॉरवर्ड, दूसरे का नाम है फ्यूचर्स। ये भी बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट्स। बाइंडिंग में ये हुआ कि अब आप फायदे पे हो तो खुद ही आओगे, लेकिन अगर नुकसान में भी हो तो भी आपको आना पड़ेगा, तो बोथ पार्टीज आर बाउंड। So these are binding contracts to buy or sell a specified quantity of underlying asset at specific date and predetermined date. सुना सुना सा लग रहा है, अभी भी तो पढ़ा, फॉरवर्ड्स में भी तो यही था, फ्यूचर्स में भी यही है, दोनों सेम है। फर्क सिर्फ यह है कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स ओटीसी कॉन्ट्रैक्ट्स के नाम है। OTC means this is a contract between one party and another, और ये आपस में ही डील करेंगे, कोई थर्ड पार्टी बीच में नहीं आ सकती। Whereas फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स की खासियत ये है कि ये कॉन्ट्रैक्ट्स क्या है? स्टैंडर्डाइज्ड। क्या स्टैंडर्डाइज्ड है मैं आपको बताता हूं। एक तो स्टैंडर्डाइज्ड है और दूसरा दीज आर
ट्रेडेड ऑन एक्सचेंज। जिस तरह पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शेयर्स एक्सचेंज पे ट्रेड होते हैं, बाइंग और सेलिंग होती रहती है, तो क्या जरूरी होगा कि जिस शेयर होल्डर ने मुझसे शेयर्स खरीदे थे बोनस उसी को मिले, राइट उसी को मिले, डिविडेंड उसी को मिले? नहीं, क्या पता उस शेयर होल्डर ने किसी और को, उसने किसी और को, उसने किसी और को सेल कर दी। तो ये दिस कैन चेंज हैंड्स। ये एक पार्टी जिसने मुझसे कॉन्ट्रैक्ट लिया था उसने दूसरे को दे दिया, तीसरे को दे दिया, चौथे को दे दिया, और सेटलमेंट डेट पे शायद कोई और ही बंदा मेरे पास आए सेटलमेंट करने के लिए। इसमें ओटीसी है। ओटीसी यानी ये नेगोशिएटेड है। पहली बात समझ में कि इसमें जिसने मुझसे लोन लिया वही चुकाने आ सकता है। बॉन्ड्स में क्या होता है? जिसके पास बॉन्ड हो, तो मैं कहूंगा आप कौन आ गया, मैंने तो बॉन्ड फराम को दिए थे शफकत भाई को। बोले शफकत भाई कौन? मैं तो मार्केट से खरीदे। तो पहली बात ये हो गई कि ये दो पार्टीज के दरमियान है और ये ओपन मार्केट है। दूसरा स्टैंडर्डाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट्स। स्टैंडर्ड का मकसद क्या होता है? फिक्स होते हैं, इसको कम ज्यादा नहीं कर सकते। स्टैंडर्ड्स मतलब कि सबके ही सेम, यूनिफॉर्मिटी। इसने क्या कर दिया कि हर एक कॉन्ट्रैक्ट का एक साइज होगा फिक्स्ड। मसलन अगर ये कहता है कि आप अगर कॉन्ट्रैक्ट बाय या सेल करना चाहते हो तो एक कॉन्ट्रैक्ट 6,000 पाउंड्स है, यानी आप 6,000 पाउंड्स ही फिक्स करवा सकते हो। चाहे आपको बाय करना हो, सेल करना हो, मसला नहीं, लेकिन 6,000 पाउंड्स। आपने कहा 6,000, मुझे तो 50,000 चाहिए, तो मैं आपको कहता कोई मसला नहीं, आप मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट ले लो। तो हमने कहता 6,000 तो 50,000 तो 6,000 की टेबल में आता ही, 50 आता है 6 की टेबल में। क्लोजेस्ट क्या है? 48। आपने कहा अगर मैं 8 कॉन्ट्रैक्ट्स भी लेती हूं तो 8 6 48, तो 48,000 पाउंड हो जाएंगे। 2,000 पाउंड का क्या बनेगा? मैं तो अगर आप 6 कॉन्ट्रैक्ट्स ले लो, आप 7 कॉन्ट्रैक्ट्स ले लो, आपने कहा सर फिर भी क्रॉस हो जाएगा, फिर 54 हो जाएगा। मैं तो हाँ, ये मसला तो है। अच्छा, इसमें अगर आप मुझे कहते हैं कि मुझे 52,316 पाउंड चाहिए, मैं कहता ठीक है जितने आपको, तो ये क्या है? जबकि ये स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट है। सो द अमाउंट और साइज ऑफ वन कॉन्ट्रैक्ट। अब इससे मसला क्या हो सकता है? अगर मैं नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स बढ़ाने के बावजूद भी एग्जैक्ट अमाउंट पे नहीं पहुंच पाया, तो या तो मैं 2,000 पाउंड्स का एक्सचेंज मूवमेंट फिक्स नहीं कर पाऊंगा, या तो 4,000 पाउंड्स की मूवमेंट बिला वजह फिक्स कर रहा हूं। दिस मे नॉट रिजल्ट इन परफेक्ट हेज। परफेक्ट हेज ये कहा जाता है कि ओपन मार्केट पे डिवैल्यूएशन से जो नुकसान होगा एफआरए सेटलमेंट पे एग्जैक्टली उतना फायदा हो जाएगा, एंड वाइस वर्सा। तो परफेक्ट हेज कहा जाता है कि जितना नुकसान है होस्ट पे, मेन ट्रांजैक्शन पे, एग्जैक्टली उतना ही फायदा है एफआरए पे, एंड वाइस वर्सा। वेयरएज इस केस में ऐसा हो सकता है कि होस्ट कॉन्ट्रैक्ट में जितना नुकसान हुआ है एफआरए पे फायदा उससे ज्यादा भी हो सकता है, उससे कम भी हो सकता है। पहली बात समझ में आ गई। दूसरा, मैंने आपसे पूछा था कि 50,000 पाउंड कब देने हैं,
आपने कहा 5 अप्रैल, ये बोलते नहीं 5 नहीं, इसकी सेटलमेंट की फिक्स डेट्स होती है। ये मार्केट टू मार्केट वेरी करती है, इंस्ट्रूमेंट टू इंस्ट्रूमेंट वेरी करती है, पूरी दुनिया में कॉमन नहीं है। मिसाल देता हूं, मैं आपको डेट देता हूं एंड ऑफ मार्च, एंड ऑफ जून, एंड ऑफ सितंबर और एंड ऑफ दिसंबर। यानी जो मार्च का लास्ट वर्किंग डे होगा ना, जो मतलब विदा मार्च का आखिरी फ्राइडे, हम उस दिन वाइंड अप कर देंगे बस। अगर मिसाल के तौर पे कि मार्च का आखिरी जुमा अगर 27 मार्च पे गिर जाए मिसाल, तो मैं कहूँ हाँ सही, 27 मार्च पे जो स्पॉट होगा और जितने भी आपने कॉन्ट्रैक्ट को बाय किया होगा, दोनों में डिफरेंस या मैं आपको दूंगा या आप मुझे देंगे। तो आपने कहा सर मुझे जो पेमेंट आनी है वो तो 5 अप्रैल को करनी है, फिर 28, 29, 30, 31, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, अगर इन 8-9 दिनों में एक्सचेंज रेट फर्दर डिवैल्यू हो गया तो मैं कहता हूं उसका मैं कुछ नहीं कर सकता। यहां डेट भी आपकी, अमाउंट भी आपका और रेट भी मैं आपसे बात कर सकता हूं, जबकि ये रेट में किससे बात नहीं कर सकता। तो सेटलमेंट डेट्स प्री डिटरमिन्ड होती हैं, यूजुअली मार्च, जून, सितंबर और दिसंबर। तीसरा हमने बात की कि ये एक्सचेंज पे ट्रेड होती है। लिहाजा अगर किसी कंपनी का शेयर 68 रुपीज का चल रहा है, मैं उसको कहता हूं तुमसे 2 लाख शेयर खरीद रहा हूं, देख लो कुछ गुंजाइश कर लो, वो कैन आई टॉक करो। आपने स्टॉक मार्केट पे जाके बिड मारनी है कि 68 रुपीज का शेयर है और मैं 66 में बायर हूं, कुछ सामने वाला बेचे ना बेचे, बट यू कैन नॉट कन्विंस एनीवन कि देख लो यार बड़ी क्वांटिटी है, तुम्हारे को कम खरीदे तुम्हें तो फिर भी फायदा हो जाएगा। इसके अंदर वी कैन नेगोशिएट बिकॉज देयर इज समबडी टू टॉक। ई चालान नहीं है कि घर पे आके चालान कट गया, ट्रैफिक पुलिस ने रोका है, बात हो सकती है, तो ये नेगोशिएशन हो सकती है। यहां पे नेगोशिएशन नहीं हो सकती, चालान आ गया, क्योंकि ये ट्रेड ऑन एक्सचेंज है, तो इसके जो रेट्स हैं उसको भी हम नेगोशिएट नहीं कर सकते। समझ में? ठीक। अब ये ओपन मार्केट पे बाय और सेल हो रहे होते हैं। अपनी एग्जाम्पल को कंटिन्यू करते हैं। एग्जाम्पल, each contract is of, चलिए मुश्किल नहीं करते, अभी हम नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स कर लेते हैं। 5,000 पाउंड्स currently trading on exchange। एक मिल रहे हैं मार्च फ्यूचर्स, दूसरे मिल रहे हैं जून फ्यूचर्स। बिलफर्स मार्च फ्यूचर का रेट चल रहा है 382.5 and 383.8। किसी से बात नहीं करनी, या तो आप ये कॉन्ट्रैक्ट्स अभी बाय कर लो, वक्त आने पे सेल कर देना,
और इसमें सरप्राइजिंगली एक खासियत ये भी है कि अभी आप सेल कर लो, बाद में जाके बाय कर लेना। यानी एक वर्ड हम यूज करते हैं शॉर्ट सेलिंग। शॉर्ट सेल करने का मकसद, विदाउट ओनिंग समथिंग यू कैन सेल इट फर्स्ट एंड बाय इट लेटर। अगर किसी कंपनी का शेयर 90 रुपीज में ट्रेड करता है, मुझे इनसाइडर मिलता है कि ये कंपनी किसी दूसरी कंपनी को टेक ओवर करने लगी है, या इसको बड़ा कोई कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाला है, इसको कोई एक्सपोर्ट ऑर्डर मिलने वाला है, और मैंने अंदाजा लगाया कि ये शेयर 115 पे जा सकता है। अभी कितने का है? 90 का। जा कितने पे सकता है? 115, 120। मैं इस फायदे को कमाना चाहता हूं, क्या करूं? करेक्ट, 90 पे हम शेयर्स खरीद लें। तो जितने भी पैसे हैं दोस्तों अहबाबों से लेके कर्जा वर्जा लेके, मैं 90 रुपए पे वो शेयर्स बाय करता जाऊं। और जैसे ही वो न्यूज ब्रेक होगी जो मेरे पास पहले से ही है, और शेयर वाकई में अगर 120, 115 पे चला जाता है, तो मैं तब जाकर उसको बेच दूं। ये बात क्लियर? मुझे पता चलता है कि ये कंपनी का कोई बड़ा कस्टमर कॉन्ट्रैक्ट एंड करने वाला है, टर्मिनेट करने वाला है। अभी उसके शेयर 90 पे है, लेकिन इसके पास जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो से छीनने वाले हैं। डिस्प्यूट्स चल रहे हैं उसमें, अंदर की बातें मुझे पता चल गई है, और मेरा अंदाजा ये कहता है कि ये शेयर जाके वापस 60 पे गिरेगा। क्या कर सकता हूं? अभी शेयर्स बेचते हैं, है ही नहीं। Yes. मैं क्या कर सकता हूं? मैं देख रहा हूं कि अगर मार्च में इन शेयर्स के फ्यूचर्स देखूं तो कितने के मिल रहे हैं। तो मैंने स्टॉक मार्केट में जाकर सर्च किया कि मिसाल के तौर पे ठट्टा सीमेंट मार्च फ्यूचर्स कितने के आ रहे हैं, तो वहां चल रहा है कि वो सेल हो रहे हैं 87 पे। यानी आज नहीं, मार्च में अगर आप इस कंपनी के शेयर्स बेचोगे तो 87 पे बिक जाएंगे। मेरे पास शेयर्स हैं नहीं, और ना ही इन 3 महीनों में मैं खरीदूंगा। मैंने क्या कर दिया, 10 लाख शेयर्स 87 पे सेल कर दिया। ठीक है, यू कुड आर्ग्यू कि सर आपके पास तो है ही नहीं, तो मैंने शेयर्स नहीं बेचे हैं, मैंने फ्यूचर्स को सेल कर दिया। इस ट्रांजैक्शन को हम कहते हैं शॉर्ट सेलिंग। ठीक है, तो मैंने सामने किसी भी मार्केट पार्टिसिपेंट को इस बात पे बांध लिया कि जानी मार्च के आखिरी जुम्मे पे तुम मुझसे 10 लाख शेयर्स 87 में खरीदोगे। उसने कहा हाँ, 100 पे जाने वाला है, 105 पे। उसका माइंडसेट अलग था। मार्केट में ब्यूटी ये होती है कि सबके माइंडसेट अलग अलग होते हैं। अगर सब लोग कॉमन थॉट रखें तो बाइंग एंड सेलिंग हुई ना, तो उसका जो उसकी सोच कहीं और जा रही थी। मैंने कहते चिप कर दिया, ठीक है, मैंने 1 मिलियन शेयर्स सेल कर दिए 87 में। अभी मेरे पास शेयर्स नहीं है। न्यूज ब्रेक हो जाती है, पता चल जाता है कि गवर्नमेंट ने इसके खिलाफ कोई टैक्स चोरी का मुकदमा खोल दिया है, इसके डायरेक्टर्स को अरेस्ट कर लिया है, या कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट छूट गया है, एक्सपोर्ट ऑर्डर्स इसके बंद हो गए हैं। और जैसे मार्केट में खबरें आती है, इसका स्पॉट शेयर की कीमत गिरना शुरू हो जाती है। सही। और मार्च का आखिरी जुम्मा शेयर आ गया 65 पे। मैं इसको पहले ही सेल कर चुका हूं। कितने पे? 87 पे। और आज स्पॉट क्या है? जब ओरिजिनल शेयर की कीमत गिरेगी तो फ्यूचर्स की शेयर प्राइस भी गिरेगी। ठीक है, तो उसका फ्यूचर भी आ गया 65 पे। मैंने 87 पे सेल कर दिया और 65 पे बाय कर दूंगा। देखिए ट्रांजैक्शन उल्टी हुई। वैसे जिंदगी में हमेशा चीजें खरीदी पहले जाती है, बेची बाद में जाती हैं, लेकिन नोशनल ट्रांजैक्शंस में दोनों चीजें हो सकती हैं। ठीक, तो 87 में मैंने सेल किया हुआ, 65 पे अब बाय करूंगा। दोनों में डिफरेंस आ गया 22 रुपए का। 22 रुपए मल्टीप्लाई बाय 10 लाख शेयर्स मार्केट से मुझे मिलेंगे विदाउट इन्वेस्टिंग अ पेनी। मैं 2 करोड़ 20 लाख रुपए कमा। एक कंपनी है हिंडनबर्ग। वो कंपनी क्या करती है,
कुछ कंपनीज को टारगेट करके उसकी सीक्रेट रिसर्च करती है। कुछ साल पहले उसने अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज, इंडिया का एक बहुत बड़ा ग्रुप है, गौतम अडानी उसका मालिक है, उसने बहुत सीक्रेटली कोई ऐसा नहीं डॉक्यूमेंट्री बना के नेटफ्लिक्स पे डाल दी, सीक्रेटली न्यूज़पेपर के थ्रू उसके लोगों से पूछ के, एम्प्लॉय से पूछ के, एक्स एम्प्लॉय से पूछ के, गवर्नमेंट एम्प्लॉय से पूछ के, मिनिस्टर से पूछ के, सारे हिसाब किताब देखे, उसने कहा कि ये कंपनी फेक। इसकी बहुत सारी स्टेटमेंट्स आर्टिफिशियल स्टेटमेंट्स हैं। इसने स्टेट बैंक, जो वहां का आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वहां से उसने बहुत सारे लोन्स वेव ऑफ करवाए हुए हैं। नरेंद्र मोदी ने इसको बहुत सारे फेवर्स दिए हुए हैं। जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं वहां पे अडानी एनर्जीज को सोलर प्लांट्स और विंड टर्बाइंस के कॉन्ट्रैक्ट्स मिल गए हैं। इसकी सारी रिसर्च तगड़ी थी, लेकिन इसने पब्लिक नहीं की। लेकिन इसने इस बात को जरूर समझा कि जैसे ही मैं इस रिसर्च को पब्लिक करूंगा तो इसकी शेयर प्राइस बुरे तरीके से गिर जाएगी। ये क्या करता है, वो रिसर्च को पब्लिक करने से पहले उस कंपनी के शेयर्स को शॉर्ट सेल कर देता है, ठीक है, और उसके बाद धमाका करता है मार्केट में, न्यूज चैनल्स पे आ जाएगा, हर जगह पे चर्चा हो जाएगी। और ऐसा होता है कि अडानी जो टॉप सेकंड रिचेस्ट पर्सन की लिस्ट में आ रहा था, वो टॉप 10 से गायब हो गया। और जैसे उसकी शेयर प्राइस बुरे तरीके से क्रैश की, उसने बॉटम पे आके उसके फ्यूचर्स को बाय कर दिया और हिंडनबर्ग ने एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ रिटर्न जनरेट किया इस बिजनेस के थ्रू, ठीक है। तो फ्यूचर्स में ऐसा पॉसिबल है कि पहले खरीदे जाए बाद में बेचे जाए, और ऐसा भी पॉसिबल है पहले बेचे जाए और बाद में खरीदे जाए। अब सिलसिला क्या आता है, हम पहले डिसाइड करते हैं नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। आपको किस बात का डर है, पाउंड बढ़ जाने का कि पाउंड गिर जाने का? पाउंड बढ़ जाने का, रुपी डीवैल्यू हो जाने का डर है। अगर आपको एक चीज पता है कि फ्यूचर में बढ़ने वाली है, तो आज उसको क्या करनी है, बाय करनी है। तो हमने क्या कर दिया, हम आज नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स बाय कर देंगे। कितने नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, टोटल अमाउंट कितना है, और एक कॉन्ट्रैक्ट की साइज क्या है, तो नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स कितने हो गए, तो आज जनवरी में हम जीबीपी के, पाउंड्स के 5-5 हजार वाले 10 कॉन्ट्रैक्ट्स बाय कर देंगे। किस रेट पे मिले, 383 पॉइंट। फिर इसमें आती है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, टिक साइज। टिक साइज का मतलब क्या है, टिक साइज कहा जाता है मिनिमम पॉसिबल वेरिएशन। पाउंड के मुकाबले में रुपया कम से कम कितना ऊपर या कितना नीचे हो सकता है, अब बताओ। मिसाल के तौर पे रेट अगर चल रहा है 383.80, ठीक है, ये कितना हो कि खबर बने कि पाउंड के मुकाबले में रुपए की कदर में इतना इजाफा या इतनी कमी देखी गई आज, कम से कम पूछो पॉइंट्स में कितना, 1 रुपया ऊपर या नीचे हो सकता है, 10 पैसा ऊपर या नीचे हो सकता है, 1 पैसा ऊपर या नीचे हो सकता है, मिनिमम कितना है, 1 पैसा। तो टिक साइज कहा जाएगा 0.01 पर पाउंड, ठीक है। याद रखिए, मैं मैक्सिमम की बात नहीं कर रहा हूं, मैं मिनिमम की बात कर रहा हूं।
कि कम से कम रुपया पाउंड के मुकाबले में कितने ऊपर या कितना नीचे आ सकता है। तो 1 पैसे की फ्लक्चुएशन हो सकती है। अगर सुबह यानी कल शाम भी रेट 383.80 था और आज का दिन खत्म होते भी मार्केट क्लोज होने के टाइम में भी 383.80 है, तो खबर यह बनेगी कि पाउंड की कदर या रुपए की कदर पाउंड के मुकाबले में मुस्तकिल रही, स्टेबल रही। क्यों? हिलाई नहीं। हाँ, लेकिन कम से कम 1 पैसा या तो अपनी कदर गिरा सकता है या तो 1 पैसा अपनी कदर में इजाफा कर सकता है। तो इसको क्या आपने कहा? टिक साइज। फिर हम कैलकुलेट करेंगे वैल्यू पर टिक कि 1 पैसा बढ़ने या गिरने से हमें कितना नुकसान या फायदा हो सकता है। इसके लिए आप क्या करेंगे? कॉन्ट्रैक्ट साइज मल्टीप्लाई बाय टिक साइज। $50 यानी अगर 1 पैसा भी बढ़ा या गिरा तो हमें 50 रुपए का नुकसान या फायदा हो सकता है। इसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे सेटलमेंट के टाइम में नंबर ऑफ टिक्स। क्या मार्च के आखिरी जुम्मे तक मेरा रुकना जरूरी है? मैं पहले निकल सकता हूं? यस। वी गेट 2 ऑप्शंस। या तो हम कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर सकते हैं, या फिर क्लोज आउट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मुझे पेमेंट मार्च की 10 तारीख पे करनी है तो मैं 26 मार्च तक क्यों रुकूं? मैं क्या करूंगा? 10 मार्च पे ओपन मार्केट में सेल करूं, क्योंकि आज मैंने क्या किया है। तो अगर मैं इसको सेल कर देता हूं या बाय कर लेता हूं मार्केट से, तो इस सिचुएशन को कहा जाएगा क्लोजिंग आउट। लेकिन अगर मैं सेटलमेंट तक रुक गया तो इसको क्या कहा जाएगा? सेटलमेंट। ठीक। नंबर ऑफ टिक्स कैलकुलेट करने के लिए हम रखेंगे क्लोजिंग रेट यानी सेलिंग रेट माइनस ओपनिंग रेट यानी बाइंग रेट इन दिस केस, डिवाइडेड बाय टिक साइज। एग्जाम्पल लेते हैं। कि मार्च एंड पे स्पॉट आ जाता है 384.66 एंड 386.70। ये मैं कब की बात कर रहा हूं? ये मुझे जो मिल रहे थे ये आज मिल रहे थे, लेकिन जब मार्च का इख्तिताम हुआ, आखिरी जुमा आया, तो मैंने देखा रेट ये चल रहा है। तो अब जब मैं फ्यूचर्स को सेल करूंगा तो इसका भी यही रेट होगा। तो क्लोज आउट मैंने कितने पे किया? 386.7 पे। और मैंने खरीदा कितने पे था? 383.80 पे।
अच्छा, ये फ्यूचर्स मेरे किसी काम के नहीं, क्योंकि जून फ्यूचर्स लिखे हुए थे, लेकिन जून की तरफ मैं क्यों जाऊंगा, मुझे तो मार्च में काम करना। तो क्लोज हुआ 386.7 पे और ओपन हुआ था 383.8 पे, डिवाइडेड बाय टिक साइज। एक टिक कितने का है? 0.01 का, डिवाइड करें 290, इसको हम कहेंगे 290 टिक्स। 290 टिक्स का गेन है कि लॉस है? क्योंकि हमने क्लोजिंग पे क्या किया है, इसको सेल, और ओपनिंग पे क्या किया था, बाय। अगर पाउंड गिर जाता, यानी रुपीज स्ट्रेंथन हो जाता, तो ये रेट टू जो 386 है वो 383 से भी नीचे आ जाता, लेट्स से 380 पे आ जाता, तो 3.8 का मुझे लॉस होता, 380 टिक्स में लॉस करता। लेकिन इस केस में मुझे 290 टिक्स का गेन। क्लियर एक बात? अच्छा, अब हम ओपन मार्केट में चलते हैं। कितने पाउंड खरीदने जाओगे? रेट क्या मिलेगा? जो आज चल रहा है 386.7। कितनी पेमेंट करने जाऊंगा? 19,300। मैं मर गया, डर था जिस बात का, आ गया वो शाखा, वही हुआ। तो किसी ने कहा तुमने फ्यूचर्स में तो ली हुई, तो मैंने फ्यूचर्स पे गेन किया। कितने कॉन्ट्रैक्ट्स लिए थे? 10 कॉन्ट्रैक्ट्स। और पर कॉन्ट्रैक्ट टिक साइज, टिक की वैल्यू क्या थी? और कितनी नंबर ऑफ टिक्स का फायदा हुआ है? क्या आंसर है? 140। तो 1,45,000 रुपए का हुआ मुझे फायदा 145 का। ये मैंने कर दिया माइनस, क्योंकि फ्यूचर से मुझे पैसे मिले और ओपन मार्केट में मैं दे आया। नेट पेमेंट कितनी हो गई? 19,190। दिस इज कितने पाउंड्स के बदले में? डिवाइड करें 50,000 से। 383.8। तो आपको 1 पाउंड कितने का पड़ा? 383 पॉइंट। ये तो परफेक्ट है जो भी, जितने पे मैंने फूड फिक्स करवाया था उतने का ही पड़ा। वजह क्योंकि मैंने इसमें नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स की फ्लक्चुएशन को हटा दिया। आप सोचें, अगर मैं इसको 6,000 पाउंड करता तो नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स 10 तो नहीं हो सकते थे, या 8 होते या 9 होते या क्रॉस कर जाते। तो यहां जो फायदा होता आपको नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स में, वो एग्जैक्टली उतना ना होता जितना कि आपको स्पॉट ट्रांजैक्शन पे लॉस हुआ है। नंबर 1। नंबर 2, मैंने ये सेटलमेंट भी कब कर दी? जबकि मुझे मार्च के एंड में नहीं करनी चाहिए थी। मुझे ये वाली सेटलमेंट तो मार्च में ही हो जाएगी, 145 वाली, मार्च के आखिरी जुम्मे पे। लेकिन ये वाली जो सेटलमेंट होगी ये अप्रैल की 5 तारीख पे होगी। तो अगर मार्च की 26 मिसाल के तौर पे जुम्मा है और अप्रैल की 5 तारीख के 9 दिनों के बीच में अगर इसमें कोई सिग्निफिकेंट डिवेल्यूशन हो जाती तो उससे तो मुझे फ्यूचर नहीं बचा सकते थे। फिर आप देखते कि आपको एग्जैक्ट रेट 383.8 का ना मिलता। ठीक है, फॉरवर्ड्स क्या है, फ्यूचर्स क्या है, दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया है? दोनों बाइंडिंग, फर्क सिर्फ ये है कि वो रेट, क्वांटिटी और डेट आपकी मर्जी से सेट करते हैं, जबकि ये क्वांटिटी, डेट और रेट आपकी मर्जी से सेटल नहीं करते। नतीजतन अगर नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स राउंड ऑफ करने पड़े, बाइंग सेलिंग पे अलग अलग डेट हो गई, तो आपको परफेक्ट हेज शायद ना मिल सके।
फेयर। अच्छा, अगर हम इसको डायरेक्टली भी सॉल्व करना चाहते विदाउट नंबर ऑफ टेक्स, वैल्यू ऑफ अ टिक, तो भी हमारी जिंदगी सुकून में आ सकती थी। डायरेक्टली आप क्या करते, 386.7 एंड 383.8 का डिफरेंस देते, 50,000 पाउंड से मल्टीप्लाई करते, 1,45,000 आ जाते। ठीक है, लेकिन एग्जामिनर ने पास्ट में कुछ सवाल ऐसे दिए हैं जो कि उसने हर रिक्वायरमेंट में स्टेप दे दिए। मिसाल के तौर पर रिक्वायरमेंट स्टेप नंबर 1, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ अ टिक। स्टेप 2, कैलकुलेट द नंबर ऑफ टिक्स गेन या लॉस। नंबर 3 स्टेप, कैलकुलेट द गेन और लॉस ऑन एफआर फ्यूचर सेटलमेंट। तो अब तो मुझे यही करना पड़ेगा, अब मैं डायरेक्टली तो नहीं जा सकता। सही। तो अगर एग्जामिनर, क्योंकि वो तो चाहता है कि आप ये सारी चीजें जो इसकी टेक्निकलिटीज है वो सीखे, तो वो क्या करता है, रिक्वायरमेंट्स को स्टेप स्टेप में एक एक मार्क, आधा आधा मार्क करके वो सारी मेहनत करवा लेते हैं। ठीक हो गया। सो ये दो डेरिवेटिव्स आज हमने देख लिए। अभी मेरे पास दो और डेरिवेटिव एक है और हेजिंग का एक और ऑप्शन मौजूद है, तो वो हम फिर नेक्स्ट क्लास में